अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। नाना जी की कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लें। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। सुल्फकार बताते हैं कि नाना जी सर्दियों में हमारे पास रहने के लिए आए हुए थे। सख्त सर्दी की रातें हुआ करती थी। हम लोगों के मिट्टी के किचन से खाना खाने के बाद जो कोयले बनते थे, उन कोयलों को एक अंगीठी में डालकर हम लोग नाना जी के कमरे में ले जाया करते थे। वहां पर हम लोग नाना जी के साथ बैठकर आग सेकते थे और उनसे कहानियां सुनते थे। हम लोगों ने नाना जी से कहा कि हमें कोई और डरावनी कहानी बताएं। नाना जी ने बताया कि शाह साहब के पास एक दफा रहीम यार खान वाली साइड से कुछ लोग आए। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हाल थे, बहुत ज्यादा डरे हुए भी थे। शाह साहब से बहुत जल्दी मिलना चाहते थे। उन लोगों ने बार बार कहा कि पहले हमें मिलने दें, हम लोग बहुत दूर से आए और बहुत ज्यादा मजबूर भी हैं। शाह साहब ने लोगों को बुला लिया, उनके आने की वजह दरियाफ्त की। तो वो आदमी था, उसके साथ एक औरत थी और एक और लड़का भी था। वो आदमी कहने लगा, हम लोगों का गांव जो है रहीम यार खान से आगे है, मिट्टी के घर हैं वहां पर। हम लोगों का अपना घर भी सारा मिट्टी का घर है, जैसे गांव के लोगों की जिंदगी होती है। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं। हम लोगों के घर में एक आफत बला का बसेरा हो चुका है। हम लोग उससे बहुत ज्यादा तंग हैं। उसने हमारी जिंदगी हराम कर रखी है। शाह साहब ने कहा कि मुझे सारी बात बताओ कि कैसे उस चीज ने तुम लोगों को तंग किया और वो आई कहां से है। उसका ये कहना है कि तकरीबन आज से 1 महीना पहले ये मेरा बेटा जो है, इसको हम लोग बहुत मना करते थे। ये पास नहीं आता था, ये कब्रिस्तान जाता था। कब्रिस्तान के पास ही वहां पर एक कब्रिस्तान से थोड़ा हट के जामुन के दरख्तों का एक सिलसिला है। तो वहां पर गांव के लड़के अक्सर जाकर जामुन वगैरह तोड़ा करते थे। हम लोग इनको मना करते थे कि जैसे मौसम बदल रहा था, अब जामुन वहां पर थे नहीं, तो उनको मना करते थे कि जब वहां पर फल नहीं है तो तुम लोग क्यों जाते हो। ये शरारती लड़के बाज नहीं आते थे। ये गाँव के बहुत से लड़के उन जामुनों के दरख्तों के पास चले जाया करते थे। वहां पर ये कहीं गए हैं तो ये जैसे मेरा बेटा जो है, ये कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, मुझे कब्रिस्तान से बहुत ज्यादा तेज खुशबू महसूस हो रही थी। मैंने आज से पहले इतनी प्यारी खुशबू कभी भी नहीं सूंघी। उस खुशबू के पीछे ये कब्रिस्तान में चला गया। अब ये उस खुशबू के पीछे पीछे ढूंढ रहा था कि ये खुशबू किस फूल की है। ढूंढता ढूंढता ये बहुत आगे कब्रिस्तान के घने हिस्से में चला गया। वहां पर दरख्त भी हैं, पुराने दरख्त है, कोई वहां पर आता जाता नहीं है। पुरानी कब्रें हैं, पुराने दरख्त हैं। वहां पर पुराने दरख्तों के करीब जब ये गया तो वहां पर दरख्तों के दरमियान में कोई पौधा लगा हुआ था। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फूल था। उस फूल की वो खुशबू फैली हुई थी। इसने वो फूल कहीं से तोड़ लिया और वो फूल लाकर ये सीधा उन दोस्तों के पास जाने के बजाय ये घर वापस आ गया। और घर आकर इसने मिट्टी का ग्लास लेकर उसमें वो पानी डालकर फूल रख दिया। हम लोगों को नहीं पता था कि कब्रिस्तान से तोड़ कर लाया। उसी रात की बात है, इसको थोड़ा बुखार भी हो गया, इसके सर में दर्द भी था। हमें इधर कि सारा दिन भागता दौड़ता रहता है, इसलिए हम लोगों की पानी की बारी थी, मैं अपनी जमीनों पर गया हुआ था। जैसे मैं डेरे से वापस आया, रात करीब 1:30 पौने 2 बजे का टाइम होगा। जो ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, जो मंजर मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अंदर दाखिल हुआ। जो ही दरवाजा बंद करके मैंने सहन में आने लगा तो मैं क्या देखता हूँ, हम लोगों के मकान की जो कच्ची सीढ़ियां हैं छत की, उन सीढ़ियों से कोई औरत नीचे उतर रही है। बहुत भयानक औरत। उसका चेहरा इतना हैबतनाक था कि मैंने ख्वाब में भी इतना खौफनाक चेहरा कभी नहीं देखा। मैं उसे देखकर ऐसा हो गया जैसे मुझे सकता सा हो गया। ना मैं हिल पा रहा था, ना मेरे से बोला जा रहा था। मैंने वाज़े उसको देखा और
जैसे 2-3 सेकंड वो मैंने उसको देखा है, वो मुझे देख रही थी, उसकी गुर्राने की आवाज आ रही थी। एकदम वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं भागता हुआ कमरे में गया। मेरे बेटे की तबीयत पहले खराब थी। मैंने उस वक्त इसे कुछ नहीं लोगों को बताया, बस मैंने कहा कि मैं जरा थक गया हूं। पर डर मुझे बहुत था। ये सारे सो गए, मैं अभी भी जाग रहा था। मुझे बाहर मुसलसल किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। एक आहट महसूस हो रही थी और वो आहट इतनी भयानक थी, इतनी डरावनी थी कि दिल पर असर पड़ रहा था उस आहट से। मुझे पता था कि ये वही मखलूक है। हो ना हो, मेरे दिल में बार बार वहम आता था कि ये उस फूल की वजह से तो नहीं है। सुबह मेरे बेटे को फिर बड़ा सा बुखार, दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा था। अब वो जो फूल था वो किचन में रख दिया इन लोगों ने जाकर कि वहीं से पानी बदल देंगे। मिट्टी का ही किचन था कोने पर, वहां पर रख दिया। मैंने आज पूरा दिल बना लिया था कि मैं इस फूल को बाहर फेंक दूंगा। मैंने अपने बेटे से पूछा, ये फूल कहाँ से लाया, मुझे सच सच बताओ। उसने कहा कि मैं ये कब्रिस्तान से लाया। मैंने उससे कहा कि तुम कब्रिस्तान से फूल तोड़ कर लाए हो, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। और तुम्हें पता, मैंने घर में एक औरत को देखा है। जो ही मैंने ये बात कही, मेरी बीवी भी बोली। उसने ये कहा मुझे कि मैंने कल रात को किचन के पास उस गुलाब के फूल के पास, गुलाब की तरह ही वो फूल था, एक औरत को खड़े देखा। वो काले लिबास में थी और वो गायब हो गई। मुझे लगा मेरा वहम है, मैं वहम कर रही हूँ, मैं डरी हुई थी। मैंने डर के मारे नाम नहीं लिया कि आप सब मुझे डांटेंगे। मैंने से कहा कि मैंने इसे कल सीढ़ियों में देखा है। मेरा बेटा डर गया और रोने लग गया और उसने कहा कि वो फूल बाहर फेंक दे। मैं उठा, मैंने फूल बाहर फेंक दिया। जैसे मैंने फूल बाहर फेंका, मुझे वाज़ेह तौर पर ऐसा लगा कि मेरे पूरे जिस्म को बहुत जोर से झटका लगा, जैसे एकदम पता नहीं वो क्या था। मैं डर गया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, घर में आ गया। सारा दिन हम लोगों ने इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं की। फूल फेंकने के बाद मेरे बेटे की थोड़ी सी तबीयत में सुधार आया, उसका बुखार थोड़ा कम हुआ। जैसे ही रात का टाइम हुआ, तकरीबन 12 बजे का टाइम था, मेरे बेटे की एकदम तबीयत मुझसे खराब हो गई। इसका दिल घबराने लग गया, इसने शोर मचा दिया। मुझे, मेरा दिल घबरा रहा है, दरवाजा खोले, मैंने बाहर जाना है। हम लोगों ने, जैसे मैं उठा, मैंने दरवाजा खोला, वही औरत मैंने फिर सीढ़ियों में खड़ी देखी और वो बड़े गुस्से से घुर्रा रही थी। हमारे घर में फूल की खुशबू फिर महकने लग गई। देखा तो वो फूल हमारे किचन में इसी ग्लास में पड़ा था। हम लोगों ने खुद उसे बाहर फेंका। मैं डर गया, मैंने दरवाजा बंद किया। मैंने कहा मुझे फिर वो औरत नजर आई है सीढ़ियों में, और वो फूल भी मैंने किचन में देखा। खुशबू पूरे सहन में फैली हुई है। अब आज तकरीबन 4-5 दिन हो गए इस बात को। हम लोग इतने सख्त परेशान हैं। वो फूल बार बार फेंकते हैं, वो फूल फिर कोई अंदर ले आता है, फिर बार बार फेंकते हैं, फिर वो फूल घर में आ जाता है। ना वो मुरझाता है, ना उसकी खुशबू कम हो रही है। और उस औरत ने हमें वो रात को सोने नहीं देती। कभी खौफनाक आवाजों में रोती है, कभी चलती है, कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों का जो बाहर दरख्त लगा हुआ है नीम का सहन में, उसकी शाखों के साथ लटकती है। झूलने की आवाजें आती हैं। कोई झूला नहीं हमारे घर में। हम लोग बहुत ज्यादा खौफजदा, हम अपने घर में बाहर नहीं निकल सकते। हम लोग हर वक्त कमरे में बंद हैं। खाना वगैरह बनाते हैं तो कमरे में भाग जाते हैं। उस फूल को हमने उठाकर सीढ़ियों में रख दिया। वो फूल हमारे घर से नहीं जाता। 6-7 बार बाइक फेंक है। फिर मौलवी साहब को लाए। मौलवी साहब ने पढ़ाई की। मौलवी साहब का ये कहना था कि ये इस चुड़ैल का जो ताल्लुक है इसी फूल से है। ये पिछल पैरी चुड़ैल है, या इसका इस फूल पर बसेरा है, या ये इस फूल के पास रहती है, जो भी है ये चीज इसकी है। उसी के पीछे ये आपके घर आई है। और ये मेरा बेटा रात को सो नहीं सकता, ये डरता है। ये कहता है कि मुझे कोई जैसी आवाजें देता है, जैसे मुझे किसी की आवाज आती है। वो आवाज मेरे कानों में गूंजती है। ऐसे लगता है कि मेरा कोई नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। और यहाँ तक कि हम लोगों के एक कमरा गंदम वाला, वो सीढ़ियों के साथ ही है। वहां से गंदम निकालने मेरी बीवी गई है तो वो कहती है कि मैंने अंदर कोने में इस औरत को खड़े देखा है। वहां में हमारे घर के हर हिस्से में हमें नजर आ रही है। वो बहुत डरावनी है। अगर कोई साथ वाला है तो वो कहते हैं आपके छत के ऊपर से रोने की आवाजें आती है रात को। हम लोग डर के कि आपके घर में कौन रो रहा है। छत के ऊपर से झांक कर देखा तो सीढ़ियों में एक औरत ऊपर देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे जानवरों की आंखें चमकती हैं। तो ये आपके घर में क्या सिलसिला शुरू हो गया? हमारी मदद करें, हम बहुत परेशान हाल है। मौलवी साहब ने कहा कि वो इस चीज को निकाल नहीं सकते।
ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی عامل، کسی بڑے پہنچے بزرگ کے پاس جائیں، وہی آپ کی مدد کریں گے. ہمیں آپ کے بارے میں گاؤں کے ہی ایک شخص نے بتایا تو ہم آپ کے پاس آئے، ہماری مدد کریں. شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی. شاہ صاحب نے یہ کہا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، قبرستان سے جب کوئی چیز اٹھا کر گھر لاتا ہے ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک آدمی تھا تو وہ بلی اٹھا کر لے آیا تھا، ان کے گھر میں بھی اسی طرح سے جنات نظر آنے لگے تھے. شاہ صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں، وہ جو پھول ہے اس پھول کو آپ لوگ چھت پر جا کر رکھ دیں، سیڑھیوں میں نہیں رکھنا، اور میں ایک حفاظت کا تعویذ دوں گا. اس تعویذ کو گھر میں جو درخت لگا ہوا ہے اس کے اوپر باندھ دیں، وہ مخلوق نیچے نہیں آ سکے گی. 3 دن کے بعد آپ لوگوں نے واپس آ کر بتانا ہے کہ وہ تعویذ باندھنے کے بعد کیا وہ آپ کے بیٹے کو دوبارہ ڈراتی ہے، یا پھر اس کی آہٹ محسوس ہوتی ہے آپ کو، یا گھر میں دوبارہ نظر آتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ اس چیز کو لے کے یہاں سے نکل جائے گی. دوسری بات یہ، اگر وہ اس تعویذ سے بھی نہ نکلی تو پھر اس پھول کو جہاں سے یہ لڑکا توڑ کر لائے وہیں پر جا کر دوبارہ مٹی کھود کر لگانا پڑے گا، اور کچھ وہاں پر گوشت وغیرہ بھی رکھنا پڑے گا. لیکن وہ بہت جوخم کا کام ہے، کیونکہ اس میں جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر یہ ایک نہیں ایسی بہت سی ہیں، اور یہ بار بار اسی کی تلاش میں، یہ انہی کی چیز ہے، انہی کا ایک روپ سمجھ لیں. یہ کوئی عام پھول نہیں ہے، اس پھول کے اوپر ان کا بسیرا ہے، ان کا یہ انہی کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، انہوں نے خود لگائی ہے یا جو بھی ہے. بہرحال وہ اس پھول کے ساتھ رہتی ہے وہ چیز. تو یہ کر کے دیکھیں، اگر تو وہ اس تعویذ کے اثر سے 3 دن میں چلی جاتی ہے، پھول غائب ہو جاتا ہے، وہ لے جاتی ہے، تو جان بچ جائے گی، پریشانی سے نکل جائیں گے. اگر وہ نہیں نکلتی، اگلا عمل بڑا سخت ہے. اس کے لیے مجھے پہلے پڑھائی کرنی پڑے گی، حصار باندھنا پڑے گا، وہاں پر جا کر میں خود اپنے زیر پرستی وہ پھول لگواؤں گا، تو تب نقصان کم ہونے کا ڈر ہے. ورنہ وہ اتنی سخت مخلوق ہے کہ وہ جو بھی پھول لگانے جائے گا، لگانا بھی اسی نے جس نے توڑا، اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ سکتی ہے. وہ سخت ناراض ہے، وہ پچھل پیری چڑیل آفت ہے. وہ مخلوق ہے جو عام طور پر کسی کو نقصان نہیں دیتے، وہ چھپ کر رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ کسی کو اگر نقصان پہنچانا ہو تو ایسا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی خوشبو کی صورت میں، کسی چیز کی صورت میں. جیسے اکثر لوگوں کو راستے میں گری ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں، وہ جنات کی شرارت ہوتی ہے. کبھی کوئی نئی چیز، کوئی انگوٹھی، کوئی چوڑی، کوئی ایسی چیز زمین پر گری مل جاتی ہے جو کوئی عام انسان تو اپنی چیزیں سے پھینکتا نہیں. کسی کی گر جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی نئی حالت میں کوئی چیز پڑی ہے اور اس کو کوئی اٹھا کر لے آئے تو ان کے ساتھ وہ جنات ہوتے ہیں، اور وہ جنات کی بعض اوقات شرارت ہوتی ہے انسانوں کو اپنا بسیرا کرنے کے لیے. پھر شاہ صاحب نے ان کو وہ تعویذ دیا اور وہ لوگ تعویذ لے کر چلے گئے. شاہ صاحب نے اس لڑکے کو دم بھی کیا. وہ لڑکا بہت ڈر رہا تھا اور یہ کہتا تھا مجھے وہ آوازیں دیتی ہے، اگر میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں جیسے آنکھیں بند کرتے ساتھ مجھے ایک چہرہ نظر آنے لگ جاتا ہے. وہ چہرہ بہت ڈراؤنا ہے، اس کا چہرہ اتنا خوفناک ہے، کبھی اس کا جو منہ ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور کبھی وہ بالکل چھوٹا سا خوفناک بن جاتا ہے. کالا، بہت کالا چہرہ ہے اس کا. وہ مجھے ڈراتی ہے، آوازیں دیتی ہے، میرا نام بھی لیتی ہے. وہ لوگ چلے گئے. 3-4 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے وہ تعویذ لگا دیا جیسے آپ نے ہدایت دی، اس گلاس سمیت ہم نے تعویذ چھت کے اوپر رکھ دیا. اس کے بعد اب 3 دن ہو گئے ہیں، وہ صحن میں تو نہیں آ رہی، نہ ہی صحن میں اس کی آٹے ہیں، لیکن چھت کے اوپر بہت شور شرابہ ہے. ایسے لگتا ہے وہ رات بھر چھت کے اوپر بھاگتی ہے. چھت کے اوپر سے ابھی بھی خوفناک آوازیں آتی ہیں اور ابھی بھی خوشبو مہک رہی ہے پھول کی، وہ پھول نہیں لے کے جا رہی. آپ ہماری مدد کریں، ہمارا بیٹا ابھی بھی ڈر ہے. وہ کہتا ہے ابھی بھی مجھے وہ آوازیں دے رہی ہے اور اس کو اس پھول کی خوشبو بہت زیادہ آتی ہے. یہاں تک کہ 2-3 بار اس نے کوشش کی ہے، رات کو اٹھ کر اوپر جانے لگا تھا، کہتا تھا میں پھول نیچے لانے لگا. اس چیز نے اتنا اس پر اثر ڈالا اپنا، اس کو بچا لیں، ہم بہت ڈرے ہوئے. پھر شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے چلنا پڑے گا، اب 3 دن کے عمل کے بجائے مجھے 1 دن میں عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر زیادہ دیر کی تو شاید یہ لڑکا ذہنی توازن کھو بیٹھے. پھر شاہ صاحب، نانا جی اور کچھ ان کے خادم روانہ ہوئے، شاہ صاحب کے ساتھ اس پرانے گاؤں میں گئے. نانا جی بتاتے ہیں وہ گاؤں خاصا دور تھا، بہت پرانا، مٹی کے گھروں والا، مٹی کے راستوں والا مکان.
वहां पर घर थे सारे, पूरा गांव ही वैसा था। वहां पर जब हम लोग पहुंचे, बहुत से लोग थे जो उस लड़के की चीखों पुकार भी सुनते थे जब वो डरता था। और बहुत से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने इनके घर की छत के ऊपर उस मखलूक को देखा है। वो रोती है, रात को आवाजें निकालती है, पुकारती है और ऐसे चलती है छत पे जैसे वो रेंग रही होती है। उसके बाद फिर शाह साहब उस लड़के को साथ लेकर पहले उनके घर आए, हिसार बंदी की, अपनी ज़ेरे निगरानी पहले ऊपर गए, ऊपर जाकर पढ़ाई की। उस वक्त भी वो मखलूक ऊपर मौजूद थी। पढ़ाई करने के बाद उस छत से तो हट गई, लेकिन थी आस पास ही घर के। वो फूल उठाया, नीचे लाए, इस लड़के पर हिसार किया और उसे कहा कि चलो मेरे साथ। वो लड़का हम सबको लेकर उस पुराने कब्रिस्तान की तरफ गया। वो कब्रिस्तान बहुत पुराना, बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। और हैरत की बात यह है कि जिस ग्राउंड में ये बच्चे लड़के जाकर खेलते थे वो बिल्कुल वीरानों में था, आबादी से खासा दूर, और कुछ हिस्सा कब्रिस्तान का भी वहां पर था। वहां पर जब ये लड़का अंदर गया, सीधा उसी तरफ जाता गया। जब वहां पर पहुंचा तो कहता है सामने वो औरत बैठी है, मैंने आगे नहीं जाना। नाना जी कहते हैं हमें किसी को नजर नहीं आ रही थी, उसे नजर आ रही थी या शाह साहब को नजर आ। शाह साहब ने पढ़ाई की और बुलंद आवाज में कहा, हट जाओ, तुम्हारी चीज वापस करने आए हैं। उससे गलती होगी, उससे नहीं पता था कि ये तुम्हारी चीज है, वो कभी भी ना लेकर जाता। इसको नुकसान ना, तो इसने नादानी में ये सब किया। बड़ी मुश्किल से शाह साहब ने वहां पर पढ़ाई की। जब पढ़ाई करने लगते थे एकदम शोर शराबा सा मच जाता था, कोई जैसे आदमी आवाजें दे रहे हैं, पुकार रहे हैं। पीछे पलट कर देखते थे, कोई नहीं होता था। कभी परिंदे बहुत ज्यादा मंडराने लग जाते थे। मगरिब से पहले पहले ये काम करना। फिर शाह साहब ने दोबारा हिसार बंदी की, उस लड़के को साथ लेकर आगे गए। जिस टहनी के ऊपर से वो फूल टूटा हुआ था वो वैसी की वैसी ही थी। उसी डाल के साथ नीचे जमीन खोदकर उस लड़के ने फूल लगाया। वहां पर माफी मांगी खड़े होकर कि मुझे एक बार माफ कर दो, मैं दोबारा इस साइड पर कभी आऊंगा भी नहीं। शाह साहब ने कहा कि तुमने पलट कर नहीं देखना, तुम निकलो यहां से। वो लड़का जैसे ही पलटा एकदम ऐसा हुआ जैसे वो पीछे गिरने लगा। बड़ी मुश्किल से उसको संभाला गया। फिर शाह साहब ने वहां पर पढ़ाई की, हिसार बंदी की और सबको बुलंद आवाज में कहा कि कब्रिस्तान से बाहर निकल जाए सब। वो लोग सब निकल गए। उसके बाद शाह साहब बाहर रहे और कहा कि अब इसके घर चलो। जैसे वो लोग घर पहुंचे, वहां पर जाकर शाह साहब ने पढ़ाई की, पूरे घर को चेक किया। शाह साहब का ये कहना था कि अब वो मखलूक यहाँ से चली गई है, लेकिन हो सकता है कि दोबारा डराने की कोशिश करे, लेकिन अब माफी मांगी है। अब आप लोगों ने ये काम करना है, कल मगरिब से पहले पहले वहां पर कब्रिस्तान उसी तरफ जाकर गोश्त रख के आना सदके का। जो गोश्त रख के आएगा पीछे पलट कर नहीं देखेगा, चाहे जो भी आवाज है। और जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते से वापस नहीं आना, इस तरह से जाना है। उस आदमी ने कहा कि ठीक है। शाह साहब ने उन सबको हिफाजत का एक तावीज दिया और कहा कि इस लड़के की जान बहुत खतरे में थी। उस लड़के ने यह बताया कि जैसे मैं फूल लगाकर पलटा, मुझे ऐसा लगा मेरे कंधे के ऊपर कोई बैठा था जिसने नीचे छलांग लगाई और मैं गिरते गिरते बचा। वो चीज उस पर इस तरह से हावी थी। उसके बाद 5-6 दिन के बाद वो लोग वापिस आए। उन लोगों ने आकर बताया कि हम लोग जब अगले दिन गोश्त रखने गए थे, पहले तो जिस रात वो फूल निकला हमारे घर में सुकून था, हमें कोई आहट कोई आवाज नहीं आई, छत के ऊपर से भी नहीं आई, हल्की सी भी नहीं आई, और ये भी सुकून से सोया। लेकिन अगले दिन जब हम लोग वहां पर कब्रिस्तान में रखने के लिए गए गोश्त, कहता है कि जब मैंने गोश्त रखा मैं भी वापस पलटा तो मुझे मेरे बेटे की आवाजें आ रही थी। वो चीखे मार रहा था और कह रहा था अब्बू मुझे साथ लेते जाए। जबकि मैं अपने होशो हवास में से घर छोड़कर आया था। पहले मैं डर गया कहीं ये मेरे से छुपकर पहले ना आ गया, लेकिन ये नहीं था। वो जिन्नात मुझे इसकी आवाज में तंग कर रहे थे। फिर शाह साहब ने फिर उसने बताया शाह साहब को कि मैं फौरन से वहां से निकला, मेरे कंधे बहुत भारी हो गए थे। आपकी हिदायत के मुताबिक घर आकर मैंने गुस्ल किया, वजू किया, मैंने सूरत यासीन पढ़ी, तब जाकर मेरी हालत ठीक हुई। अब हम लोग बिल्कुल ठीक है। हमारे घर में तो कोई आवाज नहीं आती, ना आहट आती है। लेकिन अक्सर गांव के लोग कहते हैं कि रात के वक्त ऐसा लगता है कि आपके घर के बाहर कोई औरत खड़ी होती है, वो घर तक आती है और फिर चली जाती है, दरवाजा भी नहीं खटखटाती। शाह साहब ने कहा कि मैंने पहले बताया था कि बाज़ मखलूक़ात पीछे आती हैं तंग करने के लिए, डराने के लिए, लेकिन अब आप लोगों के गलों में भी तावीज़ है, हिसार बंदी भी है, घर में वो नहीं आ सकेगी। तो ये एक कहानी थी
उस नौजवान लड़की की जिसने गलती की कब्रिस्तान से फूल तोड़ने की, और उसके साथ ये सब हुआ। शाह साहब, नाना जी कहते हैं, शाह साहब हमेशा समझाते थे, बताते थे, कभी भी जो लोग कब्रिस्तान में जाते हैं वहां पर जैसे होता है कि वहां पर फूल फेंक कर आते हैं, अपने प्यारों की कब्रों पर फातह खानी के लिए जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, अगरबत्तियां लगाते हैं, वहां से कभी भी कुछ लाना नहीं चाहिए। एक आदमी था तो वो लोग गए कब्रिस्तान में, वहां से वो एक बिल्ली उठा कर ले आए, बकौल उनके कि वो बिल्ली हमारे साथ साथ थी, हमें प्यारी लगी, हम उठा कर ले आए। जब वो लोग बिल्ली घर लेकर आए, उन लोगों की हालतें इतनी गैर हो चुकी थी खौफ के मारे कि उनको जिन्नात रात को सोने नहीं देते थे, आवाजें देते थे, पुकारते थे, उनके कमरों में आकर खड़े हो जाते थे, बिल्ली के रोने की आवाज आती थी। और एक बिल्ली लेकर आए थे और शहर में 6-7 बिल्लियां नजर आ रही थी। बड़ी मुश्किल से उन लोगों की जान छूटी जब वो बिल्ली कब्रिस्तान में छोड़कर आए। उसके बाद भी बहुत अरसा वो लोग डरते रहे, उनको जिन्नात बहुत तंग करते थे। तो ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। ये थी नाना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत शुक्रिया, आप लोग कहानियों को इतना पसंद करते हैं। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसी ही खौफनाक कहानियां आती रहेंगी। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।